सुनिए कहानी भात। 7-5 कन्याएं और 7-5 सुहागले मिलकर नम्रता को चंदन चढ़ा रही थीं। ढोलक पर एक से एक मधुर बन्नियाँ गाई जा रही थीं। किसी गीत में बन्नी के रूप श्रृंगार का वर्णन रहता तो किसी में आजुल बाबुल की संवेदनाएं, किसी में दादी नानी की सीख तो किसी में लाड़ों के पराये हो जाने की कसक। आगामी दिनों में मंडप, मातृका पूजन, बारात और फिर विदाई। रायज़ादा वकील साहब का 3 मंजिला मकान रोशनी, वंदनवार और फूलों से सजाया जा रहा था। जैसे ही किसी मेहमान के आने की खबर मिलती, लड़कियां खिलखिलाती हुई कलश का दिया बालकर सदर दरवाज़ा रोकने खड़ी हो जाती और आने वालों से अपने कलश में शगुन के रुपए डलवा कर ही अंदर जाने देती। बड़ी रौनक, बड़ी चहल पहल। बड़ी बेटी ममता के ब्याह के 5 साल बाद फिर शहनाइयाँ बज रही थीं। उस दिन शाम की आखिरी ट्रेन भी निकल गई और इटावा से कोई नहीं आया। नम्रता की माँ उर्मिला ने स्टेशन पर अपनी भाभी के आने की उम्मीद में कार भी भिजवाई थी। पहले जैसे टेलीफोन तो थे नहीं उन दिनों, और वो भी तहसीली कस्बों में। उर्मिला ने अपने मायके में बेटे जयंत के हाथ महीने भर पहले ही गुड़ की भेली के साथ निमंत्रण भिजवा दिया था। भाभी तब तीर्थ यात्रा पर गई थी। उनके दत्तक पुत्रों के हाथों में न्योते की पाती सौंप दी गई थी। बड़ी बेटी ममता की शादी में उमेश चंद्र भैया घर परिवार तो क्या, पड़ोसियों तक के लिए भात लेकर आए थे। वैसे भाई चाहे गरीब हो या अमीर, उसकी उपस्थिति ही बहन के लिए बड़े गौरव की बात होती है। तभी तो स्वयं कलश लेकर भाई के स्वागत के लिए खड़ी होती है। बहन की मनुहार होती है, मेरे मंडप में ए भैया भतैया बन के आ जाना। उर्मिला का जी रोने रोने को हो आया। आज उमेश भैया होते तो 2 दिन पहले से ही मामा भात का ढेर सामान लेकर भाभी के साथ ही यहाँ पहुँच गए होते। उनके आचार, व्यवहार, कद, काठी सब में एक ऐसी ठसक थी, ऐसी गरिमा थी कि उनकी मौजूदगी से ही इस उत्सव की शोभा में 4 चांद लग जाते। पर उमेश भैया को तो सदमा खा गया। अपनी औलाद नहीं थी, इस बात की शिकायत उन्होंने कभी अपनी इष्ट देवी से नहीं की। माँ ने जो दिया वही बहुत था। अपनी मौसेरी बहन की बेटी को गोद ले लिया, उसे साइंस में ऊंची शिक्षा दिलाई, प्रोफेसर वर ढूंढा इसी विचार से कि अपने शहर में एक उच्च कोटि का विज्ञान महाविद्यालय खोलेंगे जिसे ये दोनों मिलकर चलाएंगे। किंतु आप चली अपनी चाल, किस्मत चली अपनी चाल। दामाद बाबू को सपत्नीक नाइजीरिया जाकर प्रोफेसरगिरी करना अधिक रास आया। पास तो रहे नहीं, दूर चले गए, और वह भी इतनी दूर चले गए। भैया भाभी हक्के बक्के रह गए। उमेश चंद्र भैया ने बिस्तर पकड़ लिया। चचेरे भाइयों के 2 बेटे इसी दिन की राह देख रहे थे। एटा से आकर सेवा के बहाने घर में ऐसे दाखिल हुए कि दवाइयों के पुर्जे समझने के साथ साथ जायदाद के भी कागज़ पत्तर समझ लिए। और कोई चारा न देखकर भैया भाभी को उन्हें ही कानूनन गोद लेकर वारिस बनाना पड़ा। गनीमत है कि भैया के बाद दस्तखत भाभी के चलते रहे, वरना ये तो उन्हें भी दूध की मक्खी के समान बाहर फेंक देते। इन भतीजों से तो कोई आशा की नहीं जा सकती थी, क्योंकि ना तो इन्हें अपनी बुआओं से प्रेम था और ना इन्होंने कभी अपने फुफेरे भाई बहनों को अपना माना था। लेकिन इस शादी में भाभी तो मुनीम जी के साथ आ सकती थीं, क्यों नहीं आई? इसी उधेड़-बुन में लगी थी कि बहू सविता ने आकर पूछ लिया, अम्मा जी, मामी तो आई नहीं, तो क्या कल मंडप सूना रहेगा? भात भतैया के तो 8 बीरा गीत रखे हैं चुनकर, बिल्कुल दिल को छू लेने वाले, कि गाते गाते गला रुंधाता है।
और वैसे भी माँ जी, आपके मायके का भात तो इतना विस्तार में होता है कि रस्म पूरी होने तक ढेर सारे गीत गाने पड़ते हैं। लो, सविता ने दुखती रग छू दी और उर्मिला हिला खिला कर रो पड़ी। उर्मिला की सास, नम्रता की दादी व्यथित हो गई। सांत्वना देने शब्द नहीं मिले तो बाहर के आंगन में आकर विचारने लगी कि कहीं किसी देवी देवता की पूजा में भूल चूक तो नहीं हो गई जो ऐसी विषम परिस्थिति आ गई। घर में तो सब नियम धर्म से हो रहा है। देवी माता को भोजन सामग्री हल्दी तेल का सीधा छुलाने के बाद हरदौल के चबूतरे पर भी ध्वजा, नारियल, मिष्टान्न चढ़ाई हैं। अब दादी हरदौल मनाने लगी। हरदौल, तुम तो ठहरे मामाओं के मामा। तुमने तो बुंदेलखंड की धरती पे मनुष्य योनि में जन्म लिया था, पर प्राण गंवाने के बाद भी पहुंच गए ओरछा के सेनापति राजकुमार हरदौल लला अपनी बहन के मंडप में भात देने। हे प्रभु, जैसे तुमने अपनी बहन के मंडप की लाज रखी, वैसे ही इस बहन के मंडप की लाज रखना लला। उसी समय रायजादा साहब के पुराने वकील और हितैषी ठाकुर रघुराज सिंह शादी की तैयारियों का जायज़ा लेने पहुंच गए हैं। दादी उनको पूरी बात बतलाकर कहने लगी कि देखो, भात का पूरा साज सामान रखा है, पर भात देने वाला नहीं है। वो तो उर्मिला दुल्हन के उमेश भैया ने अपने जीते जी ही भात के नाम से अपनी भांजी नम्रता के लिए नथ, बिछिया, पियरी के साथ बाकी सामान खरीदने अच्छा खासा रुपया दुल्हन के पास रखवा दिया था। उन्हें तो इन लड़कों की नीयत का पता था और देखो वही हुआ। अभी जब जयंत ने पोस्ट ऑफिस जाकर टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि उन दोनों शुंभ निशुंभ ने नम्रता की मामी को शादी की खबर तक नहीं लगने दी, ऐसा बताया मुनीम जी ने। अब अपनी नम्रता की मां दुखी हो रही हैं। ठाकुर साहब ने पल भर में सारी बात समझ ली और कहने लगे, हाँ काकी, हम क्या समझते नहीं हैं कि बेटे बेटियों के ब्याह में मामा का और मामा के भात का क्या महत्व है। ब्याह में पिता की ओर से होता है दहेज और मामा की ओर से होता है भात। एक ढिग बैठो मोरी माई को माए को, एक ढिग बाबुल गोत भलेंजू, भात लें बैठो मोरी माई को माए को, दाइजो लें बाबुल गोत भलेंजू। अपने यहाँ तो मंडप का भोज, दाल भात कढ़ी रोटी का कच्चा खाना मामा की ही तरफ से होता है, इसीलिए तो पूरे अनुष्ठान को भात कहते हैं। ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। बड़ा सुहाना और भावपूर्ण होता है हरे मंडवे के नीचे भाई बहन का पुनर्मिलन। लेकिन काकी, आप चिंता ना करें, उर्मिला दुल्हन को तसल्ली दे दें कि उनका मंडप सूना नहीं रहेगा। इतना कहकर पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ रघुराज सिंह चल पड़े और सीधे पहुँचे बालकृष्ण बानिया की किताब कॉपियों की दुकान पे। दुकान का नाम तो था शारदा स्टेशनरी, पर उसे सब मामा जी की दुकान के नाम से ही जानते थे। मामा जी का असली नाम बालकृष्ण है, यह भी सबको नहीं मालूम था। वे तो सबके लिए मामा जी थे, जगत मामा। रघुराज सिंह ने इन्हीं अस्त व्यस्त से दिखने वाले शख्स को रायजादा साहब के यहाँ मामा के रिश्ते की रस्म निभाने कहा। बालकृष्ण भौचक रह गए। सवाल पे सवाल, जितने सवाल करते रघुराज सिंह तपाक से जवाब रख देते। सवाल, रायजादा साहब तो हमें जानते भी नहीं। जवाब, तो अब जान लेंगे। सवाल, हमारी तो जात पात अलग है। जवाब, ऐसी बातें तो सोचना भी नहीं चाहिए। फिर सवाल, हमारा रहन सहन उनसे नीचा है। जवाब, भाई बहन के संबंध में ऊंच नीच नहीं देखते। फिर आ गया सवाल, हमारी और उनकी हैसियत में अंतर है। इस बार जवाब लंबा और करारा मिला
अरे भैया, हम उस परिवार की सभ्यता संस्कृति को अच्छे से जानते हैं। वहाँ ऊपरी टीमटाम नहीं देखी जाती। उनके यहाँ 4 तरह के नातेदार आते हैं। किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा जाता। अब तो तैयार हो ना महाराज। फिर भी बालकृष्ण मामा जी चुप। तब रघुराज सिंह खुद बोले, हम जानते हैं बालकृष्ण, तुम्हें अपने पैर के दोष का संकोच है कि तुम पैर घसीट कर चलते हो। दुकान भी इसीलिए बाज़ार खुलने के पहले खोलते हो और बंद भी सबके बाद करते हो, भले बिक्री हो या ना हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें रास्ते में कोई चलते हुए ना देखे। तुम्हारे इस पैर के कारण ही तुम्हारी माँ के देहांत के बाद तुम्हारे बाप जी नई घरवाली के कहने पर तुम्हारी बहन के यहाँ छोड़ गए थे। उन्हीं के बाल बच्चों के मामा होने के कारण तुम जगत मामा बन गए। पर पते की बात सुनो। राजर्षि जनक महाराज की सभा में अष्टावक्र मुनि ने अपने ऊपर हंसने वाले सभासदों को जानते हो क्या कहा था? चमड़े का पारखी। सो भैया, जो तुम्हारे ऊपर हंसें सो तुम भी उन्हें यही समझ लो। और ये जो तुम सीधा नहीं खड़े हो पाते, एक पैर पीछे करके खड़े होते हो ना, उसकी भी हीन भावना मन में मत रखो। कन्हैया जी भी तो त्रिभंगी में खड़े होते हैं। जनता उनके उसी रूप का दर्शन करना चाहती है। फिर तुम्हारा उपहास क्यों? तुम तो ये बातें छोड़ो। तुम तो वह काम करो जो अभी भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें सौंपा है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। कल सवेरे तैयार मिलना, मैं आऊँगा तुम्हें लेने। रात भर अंतर्द्वंद में रहे मामा जी। प्रातः तक हृदय की दुर्बलता जा चुकी थी। कुंठाएं विगलित हो चुकी थीं। एक आत्माभिमान सा जाग चुका था। एक भांजा भांजी 100 ब्राह्मणों के बराबर। पुण्य कमाने का सुअवसर। सवेरे रघुराज सिंह को बेहजामत बनाए, तेल चुपड़े बाल काढ़े, नया कुर्ता नया जूता पहने, हाथ में एक थैला लिए तैयार मिले। रायज़ादा परिवार को इन मामा जी का अवतरण ऐसा लगा जैसे हनुमान सुषेण वैद्य और संजीवनी एक साथ ले आए हों। उर्मिला के भाई की प्रॉक्सी में भात का नेक दस्तूर करने के बाद बालकृष्ण मामा जी ने उर्मिला के पैर छुए और सकुचाते हुए अपने थैले में से अपनी तरफ से भी एक साड़ी उर्मिला के लिए और बिछिया जोड़ी सहित पीली साड़ी नम्रता के लिए ऊपर से छोटा मिठाई का डिब्बा रखकर दिया। कुछ कहना चाहा मगर गला भर आया, कुछ कह नहीं पाए। इतना मान इतना सम्मान पहले कभी नहीं पाया था। बिटिया का भात देकर अब मामा जी सामान्य मामा जी ना होकर विशिष्ट मामा जी हो गए थे और शहर में उनके नाम की प्रतिष्ठा सिद्ध हो चुकी थी। नमस्कार।